जय हिंद दोस्तों, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेकंड यूनिट जो कि कक्षा 11 के सिलेबस से है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। 12th लेवल के 11th लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आपको यह बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है वो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है। और सही उत्तर है 460 करोड़ वर्ष। 460 करोड़ वर्ष है भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, महाकल्प, कल्प या युग? आप गौर से एक टेबल पढ़ी होगी आपने इसी चैप्टर की, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, उसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। वहीं जो आप फर्स्ट उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे टाइम के हिसाब से, इयोन, महाकल्प, कल्प और युग, ये 4 बड़े पार्ट के अंदर बांटा गया है। और इनमें से सबसे लंबी अवधि किसकी है? इयोन की। इयोन को फिर महाकल्प में एरा में बांटा है, एरा को फिर पीरियड में बांटा है और पीरियड को फिर एपोच युग के अंदर बांटा है। तो सबसे बड़ी अवधि इयोन, उसके बाद महाकल्प और उसके बाद कल्प और उसके बाद युग होता है। तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? गौर कीजिएगा, कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण में और संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन या प्रकाश संश्लेषण? तो वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सौर पवन का बहुत बड़ा रोल है, वो और गैस उत्सर्जन का भी है, प्रकाश संश्लेषण का है। किसका नहीं है? विभेदन का नहीं है, डिफरेंशिएट का नहीं है। इसका जो रोल है वो स्थल मंडल के निर्माण से है। विभेदन का जो संबंध है वो किससे है? स्थल मंडल से। अगला प्रश्न देखिएगा चौथा, निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? अब आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़ना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच वाले ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच वाले ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय हैं या बिना उपग्रह वाले ग्रह। ये 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो आपने पढ़ा। हमारे सौर मंडल के अंदर प्लेनेट कितने हैं? 8 है। इसमें सबसे पहले आता है अपना बुध, बुध यानी मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र यानी विनस। उसके बाद कौन सा आता है? अपना पृथ्वी यानी अर्थ आता है। उसके बाद मार्स, मंगल। उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सटर्न, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। 8 हो गए ये। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश कीजिएगा ये नाम याद रखने की। तो अब आप देखिए पहले जो 4 ग्रह हैं कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और उसके बाद के जो 4 ग्रह हैं, इन ये जो अपना 4 नंबर पर जो ग्रह है मंगल और जुपिटर जो बृहस्पति है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो अंदर वाले जो सूर्य के पास वाले हैं 4, इनको कहा जाता है आंतरिक, इंटरनल प्लेनेट कहा जाता है। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सिस्टम है वो पृथ्वी से मिलता जुलता है। बाद वाले, बाहर वाले जो 4 हैं, इन्हें बाहरी, एक्सटर्नल प्लेनेट कहा जाता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो जुपिटर के जैसी है, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ये चीजें आप पढ़ चुके हो। तो यहीं से प्रश्न है भी भीतरी ग्रह कौन से हैं? इंटरनल, तो वो कौन से हैं? यहां पर अपना सन है, सूर्य है। सूर्य से ये बढ़ता हुआ क्रम है भी, सूर्य से दूरी का हिसाब है। सबसे ज्यादा दूर नेपच्यून हो गया और सबसे पास में है वो मार्स, बुध हो गया, सॉरी मरकरी हो गया। अब देखिए यहां इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 2, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह हैं ये। तो अच्छे से, क्योंकि सौरमंडल, और एक चीज यहां और बताऊंगा, सौरमंडल को लेकर मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था अपने इस सिद्धिविनायक संगरिया के चैनल के ऊपर। थोड़ा हालांकि फर्स्ट नया अनुभव था, पहली बार बनाया, वीडियो लंबा बना, लेकिन उसमें जो बातें बताई है ना वो बहुत अच्छी है। अगर आप सुन सकते हो तो उसको ज़रूर सुनिएगा। मैं उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। अगर आपको लगे
वो मेरा पहला प्रयास है, हालांकि वक्त के साथ धीरे धीरे सुधार आता गया। अगला 5वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जीवन निम्न में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न है। पृथ्वी पर जीवन है कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर कौन सा होगा इनमें से? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा 6, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है कितने नंबर पे आता है ये बताना है। आपको पता है पहले सूर्य के पास बुध है, फिर शुक्र है और फिर पृथ्वी है, तो कौन सा स्थान हो गया? तीसरा स्थान हो गया। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति होती है। आंतरिक ग्रह कहां से कहां है? अभी अपने ऊपर बात की, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है भाई, तो कहां से कहां है ये बताना है आंतरिक ग्रहों की स्थिति। या बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो कहां है? बुध से मंगल तक, बुध से लेकर मंगल तक ये आंतरिक ग्रह है, और बृहस्पति से लेकर बाहर तक वो बाहरी ग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बहुत प्यारा प्रश्न। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है भाई? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है 9वां, कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर कहाँ पाया जाता है? भी ऊपर भूपृष्ठ पर, पृथ्वी के मध्य में, या ऊपर वायुमंडल में, या पृथ्वी के केंद्र में? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ मिलेगा? पृथ्वी के केंद्र में। प्रश्न को जरूर आप अच्छे से समझना। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन आधुनिक सिद्धांत कौन सा है वो बताना है। तो कौन सा है? वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, और इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है इसे। 11वां प्रश्न है, बोना ग्रह कौन सा है? आपको पता है पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन उसमें से फिर 2006 के अंदर, अगस्त 2006 के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा, एक ग्रह को ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया था, और वो कौन सा है? और वो है अपना प्लूटो। प्लूटो, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसे बोना ग्रह माना गया है। तो प्लूटो वर्तमान में बोना ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, क्या निम्न में से कौन सा भीतरी ग्रह है? अब देखिए एक ही प्रकार के प्रश्न है, प्रश्नों की वैरायटी दे रहा हूं यहां साथ में, किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो बृहस्पति है, ये बाहर का है, यूरेनस बाहर का है, और शनि है, ये बाहर का है। तो अंदर का कौन सा बच गया जो सूर्य के सबसे नजदीक है? वो है अपना बुध, बुध ग्रह, ये आंतरिक ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाहरी ग्रह है? पृथ्वी है वो आंतरिक है, मंगल आंतरिक है, शुक्र आंतरिक है, कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून 8 नंबर का, सबसे दूर जो सूर्य से है। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी? स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी? बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रकार के सिद्धांतों से प्रश्न भी आ जाते हैं। भी ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ पढ़ा होगा आपने भी, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होता है, और इसी बातों को लेकर एक साइंटिस्ट हुआ जिसने स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की, और उसके अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। स्थिर अवस्था संकल्पना का मतलब क्या है? ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, और यह बात किसने बताई है? होयल ने बताई है, होयल ने। तो स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट किसने दिया? होयल ने दिया है। 15वां प्रश्न देखिएगा, सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? 8 ग्रहों का क्रम तो जरूर आपको पता होना ही चाहिए, और वो कौन सा है इनमें से? वो है बुध। सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बहुत प्यारा प्रश्न। कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, पृथ्वी, शनि या शुक्र, कौन सा है? आप इस प्रश्न को गौर से पढ़ें, और सही उत्तर होगा अपना पहला ही ऑप्शन, शुक्र। अब यहां दो नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है।
एक तो बुध है और दूसरा शुक्र है। मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो हम ऊपर कर चुके हैं, और वो है चंद्रमा। ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा आपको बृहस्पति शनि इनके मिलते हैं, मंगल के 2 हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से जोवियन ग्रह है। जोवियन ग्रह वो हैं जो बाहरी ग्रह होते हैं, जो बृहस्पति जैसा होते हैं, जुपिटर जैसा होते हैं। तो इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह है? फिर चारों ही हो गए, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन, शनि, यूरेनस, बृहस्पति और नेपच्यून, ये सारे जोवियन ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पार्थिव ग्रह यानी जो इंटरनल है, आंतरिक है, जो पृथ्वी जैसे हैं, अर्थ जैसे हैं, इसलिए उन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो वो कौन से हैं? बुध भी है, पृथ्वी है, शुक्र है, यानी उपरोक्त सभी हो गए। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का ही आएगा आपके। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जिन 2 गैसों से बना, वो 2 गैस कौन सी है? पृथ्वी का जो वायुमंडल बना उसमें स्टार्टिंग में 2 गैसों का, और उसमें से भी एक छांटनी पड़े तो भी वो भी बता दीजिए साथ में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, या हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आरंभिक वायुमंडल में 2 गैसों की बात करें तो वो आता है हाइड्रोजन और हीलियम। यहां 2 गैस की पूछिए और कहीं एक आपसे कोई पूछे तो ध्यान रख लेना वो हाइड्रोजन, आप उसका उत्तर सही करेंगे। अगला प्रश्न है, 20वां सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। अब सब कुछ तैयार है आपके, 8 है भी। सौरमंडल के ग्रह कितने अपने? 8 हैं। अगला प्रश्न, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है भी। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। निम्न में से जीवंत ग्रह है वो कौन सा है? जहां जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है वो कौन सा ग्रह है? तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं, अपनी अर्थ है, पृथ्वी, अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना कब प्रतिपादित की थी? लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना है वो कब प्रतिपादित की थी, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 1796। 1796 में, 1796 के अंदर, 1796 में निहारिका परिकल्पना किसने दी? लाप्लास ने। गणितज्ञ था लाप्लास। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां, कि जेम्स जीन्स की संकल्पना का क्या नाम था? जेम्स जीन्स की संकल्पना, सीधा सा ध्यान रख ले, जेम्स जीन्स की संकल्पना है वो है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना। अब यहां पर आपके पास इतना माथा मत मारो क्या कुछ क्या है, आ रहा है अच्छी बात, नहीं आ रहा दिमाग में सेट कर लो और 1-2 बार रिपीट करोगे। और कई बच्चों को ये होगा, अभी हो सकता है ये बहुत से क्वेश्चन नहीं आए या सारे आ रहे हों। सारे आ रहे हैं तो अच्छी बात है। सारे का मतलब अगर आपको 80-90% प्रश्नों के उत्तर भी आ रहे हैं लगभग, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। सारे में से सारे आना जरूरी नहीं होता। और जिनको दिक्कत है, मैं कह रहा हूं प्रश्न पढ़ लो, उसके बाद में एक बार आप पाठ्य पुस्तक और पढ़ लीजिए। आपके अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वो भी पढ़ लीजिएगा, तो अपने आप ये चीजें याद रहनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है 25वां, क्या निम्न में से कौन सा कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति और सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है? बहुत प्यारा प्रश्न, गौर कीजिएगा। डायनासोर विलुप्त कब हुए, इतनी बात ध्यान रख लो चाहिए। पहले टाइम आप यहां कल्प दिए हुए हैं, आपको पीरियड दिए गए हैं, उनमें से बताना है। आप गौर करेंगे, डायनासोर का युग अगर आपसे पूछे, डायनासोर यहां तो प्रश्न में है डायनासोर विलुप्त कब हुए, डायनासोर का युग पूछ ले तो वो तो है जुरेसिक। ये भी ध्यान रख लेना, फिल्म देखी होगी जुरेसिक पार्क। जुरेसिक पार्क वो डायनासोर का टाइम था, बाद में विलुप्त होते गए। वो टाइम कौन सा है? क्रिटेशियस काल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, यानी 6.5 करोड़ से 14.5 करोड़ के आसपास की बातें हो रही है। तो डायनासोर, जुरेसिक पार्क फिल्म सुना है आपने, बहुत फेमस रही है। तो वो डायनासोर का टाइम पीरियड था। ट्रियासिक टाइम वो है जब हमारे पेंजिया का विभाजन हो गया था। उस टाइम आपको पता होगा पृथ्वी के सभी स्थलखंड है वो आपस में जुड़े हुए थे। वो टाइम पीरियड था कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे वो जिसको हम पेंजिया कहते थे, पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया
और ट्रियासिक काल आते आते पेंजिया का विभाजन हो गया। याद होगा आपका, पेंजिया का विभाजन हो गया लोरेसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर बना वो टेथिस सागर बना। ये चीजें आपने पढ़ रखी होगी। अगला प्रश्न देखिएगा 26वां, तारों का निर्माण लगभग कब हुआ था? तारों का निर्माण, सिंपल सा प्रश्न, स्टार्स का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले की बात है। 5 से 6 अरब वर्ष पहले की बात है। और अगर आपसे पूछ ले भी चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कब हुई, चंद्रमा कब बना लगभग, तो लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले की बात है। 4.5 अरब वर्ष पहले की बातें हैं वो। अगला प्रश्न है 27वां, डायनासोर का युग किसे कहा जाता है? अभी अभी किया आपने। डायनासोर का युग वो है जुरेसिक युग। जुरेसिक युग, अब आपको याद रखिएगा जुरेसिक युग में डायनासोर का टाइम था और क्रिटेशियस युग के अंदर डायनासोर विलुप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समर्थन में दी गई परिकल्पना में निम्न में से किस एक विद्वान ने कहा कि मुझे पदार्थ दें और मैं उससे संसार बना दूंगा? देखिए कितनी फिलोसफर की बात है ये, गजब की, मुझे पदार्थ दे दो और मैं उससे संसार बना दूंगा। अच्छा भाई, ये बात किसने कही थी? जैसे साइकोलॉजी में होता है भी आप मुझे एक बच्चा दीजिए और बताइए उसे क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, वो परिभाषा वाटसन की दी हुई है। और यहाँ वैसी ही बात है कि मुझे पदार्थ दो और मैं उसे संसार बना दूंगा। तो वो कौन सा फिलोसफर है? तो उसका नाम है इमानुअल कांट। ये कांट ने कहा था भाई, कांट ने। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों के आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भी? कर चुके हैं ऊपर। क्षुद्र ग्रह, आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है जो उनका डिवाइडेशन हो गया। अभी अंदर वाले क्षुद्र ग्रह के वो आंतरिक हो गए, पार्थिव हो गए, बाहर वाले बाहरी या जोवियन हो गए। ये भी हो चुके हैं अपने। प्रश्नों की भाषा बदल बदल कर आपका अभ्यास करवा रहा हूं साथ में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रारंभिक और लोकप्रिय विचार किसने दिया? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रारंभिक और लोकप्रिय विचार, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक की बात आ रही है तो नाम आ जाना चाहिए कांट का। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इमैनुअल कांट। अगला प्रश्न है, द्वितारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्वितारक सिद्धांत का, बाइनरी थ्योरीज किसने दी थी? उनका नाम क्या है ये बताना है। और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चैम्बरलेन और मोल्टन, दोनों का नाम आता है, चैम्बरलेन और मोल्टन। और कब की बात है? लगभग 1900 के आसपास की बात है भी। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह बात किसने बताई थी? एडविन हब्बल ने। और कब बताई? 1920 में। ध्यान रखिएगा 1920 में, क्योंकि हमें पता है सबसे आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। और 1920 में एडविन हब्बल ने यह प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो साथ में अब आपने अगर बुक पढ़ी है तो आप समझेंगे ना किस प्रकार से लाइनें उठ के पेपर में आ जाती है, और हम ये सोचते रहते हैं कोई बड़ी किताब में से आया होगा। तो यहां जो मैं आपको अभ्यास करवा रहा हूं ये एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों का कंबाइंड क्वेश्चनों का सिस्टम है, ताकि आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन तैयार हो जाएं। बुक भले ही आप कोई एक पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले घटित हुई थी? बहुत अच्छी बात। बिग बैंग थ्योरी की जो बात की गई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत आया, का भी ये घटना हुई तो कितने साल पहले हुई थी ये बताना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, आप बस ऑप्शन देख लिया करें प्रश्न पढ़कर अच्छे से, तो उत्तर होगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब साल पहले हुई थी ये घटना। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? बहुत प्यारा प्रश्न। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, किसका मापक है? क्या चीज मापता है ये चीज बताना है। और ये समझ लो भी ये तो छप ही गया पेपर में, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। बच्चे और समझदार भी प्रकाश वर्ष ईयर देखते ही समय दिमाग में आ जाता है, भाई इससे तो टाइम का पता चलता है। ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष
दूरी का मात्रक है, दूरी का मापक है, समय का नहीं है बल्कि दूरी का मापक है। और प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाता है। और इसका जो लाइट है सन का, लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर प्रकाश पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी अधिकता के कारण हल्के और भारी पदार्थ घनत्व की भिन्नता के कारण अलग अलग होना प्रारंभ हो गए? किसकी अधिकता के कारण हल्के और भारी पदार्थ घनत्व की भिन्नता के कारण अलग अलग होना प्रारंभ हो गए? कोई चीज हल्की है, भारी है, तो हम कहते हैं भी उनकी डेंसिटी में, घनत्व में भिन्नता है। तो ये कब, किसकी वजह से ऐसा हो पाया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने। तो ये संभव हुआ टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? वायुमंडल की संरचना में सबसे अधिक योगदान है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस आधार पर ऑप्शन हो गया 4, क्योंकि 2 चुनने का भी यहां पर ऑप्शन है। तो ध्यान रखिए, वायुमंडल की संरचना में सबसे प्रमुख योगदान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। वर्षा के पानी में किसके मिलने से तापमान में अत्यधिक गिरावट हुई? क्योंकि हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बातें चल रही है, तो वर्षा के पानी में ऐसा क्या मिल गया भी टेम्परेचर में गिरावट हो गई? सही उत्तर कौन सा होगा? नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से टेम्परेचर में गिरावट हो गई थी। लाइनें पढ़िए आपने अच्छे से। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग कितने वर्षों के बाद महासागरों का निर्माण हुआ? हमने कह दिया अभी यहां पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 460 करोड़ साल की बातें हम कर चुके हैं। उसके कितने वर्षों के बाद महासागरों का निर्माण हो गया था, ये बताना है। और वो है 50 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है 39वां, किस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है? एक समय में एक जैसा ही रहा है, ये बात किसने कही है? हम याद कीजिए, हमने पहले एक परिकल्पना की थी हॉयल की, हॉयल वाली परिकल्पना याद होगी, हाइपोथेसिस याद होगी भी ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। और वो कौन सी है? स्थिर अवस्था परिकल्पना, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट की बात आती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भूगोलवेता ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया? निहारिका परिकल्पना में संशोधन किसने किया? नेबुलर हाइपोथेसिस की बात हो रही है, आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी ओटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर, दोनों का नाम आता है। शिमिड और वाइजास्कर, शिमिड और वाइजास्कर दोनों का नाम आता है संशोधन को लेकर। नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर संशोधन किया। प्रकाश की गति होती है, ऊपर हम कर चुके हैं, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है, ध्यान रखिएगा। और सही उत्तर हो गया गति का 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने यह बताया कि चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जो पृथ्वी से अलग हो गया था? किसने बताया चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जो पृथ्वी से अलग हुआ था? तो उत्पत्ति के टाइम जो टुकड़ा अलग हो गया वही बाद में चंद्रमा बन गया और घूमता रहा अभी पृथ्वी के चारों ओर। वो और क्या कहलाने लगा? पृथ्वी का उपग्रह कहलाने लगा भी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? वो है डार्विन। चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जो पृथ्वी से अलग हो गया, डार्विन। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या वह भार रहित हो जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, गुरुत्वाकर्षण का खेल है जी। चंद्रमा के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/10 भाग है। और भार बराबर क्या होता है? याद कीजिए, भार बराबर mg होता है, पढ़ा होगा छोटी क्लास में। m यानी द्रव्यमान, g यानी गुरुत्वीय त्वरण, जो हम लगभग सवालों के अंदर 10 मानते हैं। तो इसके आधार पर भार डिसाइड होता है भी उसका द्रव्यमान कितना है और गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है, उन दोनों का गुणनफल करते हैं तो भाग आता है।
चलो छोड़िए, इसको भी छोड़े। ये ध्यान रख ले भी पृथ्वी पर जैसे कोई व्यक्ति 60 किलो का है, उसका भार 60 किलो है, अगर उसी व्यक्ति को चंद्रमा पर ले जाकर आप उसका वजन करेंगे तो उसका वजन आएगा 6 किलोग्राम। अब आप समझ ले क्या हो गया, 1/10 कम हो गया ये जी। तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो भार घट जाएगा, और चंद्रमा से पृथ्वी पर लेकर आओगे, उल्टा कर दोगे तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है, ग्रह दे रखे हैं, किन दो ग्रहों के बीच में पृथ्वी की लोकेशन है? कौन से हैं भी वो हैं वीनस और मार्स, यानी शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच है वो पृथ्वी स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 45वां क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? बहुत प्यारा प्रश्न है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या चंद्रमा? आपने चंदा मामा देखा होगा, उस पर वो चरखा काटती बूढ़ी दादी के बारे में बुजुर्गों से बातें सुनी होगी। यानी चंद्रमा के ऊपर कुछ काले धब्बे हैं, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से हमने गांव में सेट कर रखी है बातें। जो चंद्रमा पर काले धब्बे हैं उन्हें ही कहा जाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। पहले तो ये समझे भी क्या होता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। चांद के ऊपर जो काले धब्बे हैं, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी यानी शांति सागर कहा जाता है। तो इस आधार पर उत्तर क्या हो गया अपना? चौथा चंद्रमा हो गया। और यही सी ऑफ ट्रांक्विलिटी वो शांत सागर है जहां पर सबसे पहले अपोलो 11 यान उतरा था। और कौन गए थे चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन का नाम सुना होगा आपने। तो वो सबसे पहले इसी सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, जो चंद्रमा पर काले धब्बे हैं, उनको कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने यहां पर 45 क्वेश्चन अब तक किए हैं। और एक चीज, कुछ चीजें और, जैसे सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? भी साइरस है, डॉग स्टार है। और सौरमंडल का सर्वाधिक समीप का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये चीजें भी आपने पढ़ी हैं। और बाकी +2 का सिलेबस है वो मैंने कहा पहले ही, मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसके लिंक दिए हुए हैं। तो हम 11वीं के इंपॉर्टेंट करते जा रहे हैं, और +2 मैं उम्मीद कर रहा हूँ भी आप वहाँ से पढ़ लें अगर आप अभ्यास करना चाहते हो तो। और साथ में सौरमंडल का एक वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे जुड़े हुए हो सकता है आपको, अगर अच्छे से तैयार है ना सौरमंडल के 8 ग्रहों की बेसिक जानकारी, तो मत देखना चाहिए। वो मेरा पहला प्रयास है, तो मैं बड़ा उससे अपना अटैचमेंट महसूस करता हूँ भी कहाँ से कहाँ तक संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिएगा, कल फिर अगली यूनिट पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।